एक लड़का साइकिल को पीछे से पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइकिल चला रहा आदमी उसे देख लेता है और गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो आदमी उस लड़के को जोर से धक्का दे देता है। लड़का सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर भी वो उस आदमी की तरफ उंगली करके उसी पर इल्जाम लगाता रहता है। You just waste time. See, I give you a gift and you just waste. I don't care about time. This is a prison sentence. I don't want your gift. Because you took hers. गुस्से में वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन पास खड़ा एक इंसान ये पूरा सीन चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ देर बाद ये वीडियो एक कंपनी के बड़े स्क्रीन पर चलाया जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में दिख रहा होता है कि वो आदमी किसी इंसान पर नहीं बल्कि हवा में खड़ा होकर अकेले ही चिल्ला रहा था। Howard, I need you to answer me. Who are you shouting at here? सब लोग उस आदमी से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन हॉवर्ड के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस चुपचाप सबको देखता रहता है। किसी को नहीं पता होता कि हॉवर्ड पहले ही जिंदगी के इतने बड़े दर्द से टूट चुका है कि अब उसे सच और वहम में भी फर्क समझ नहीं आता। एक वक्त था जब हॉवर्ड न्यूयॉर्क की एडवर्टाइजिंग कंपनी का सबसे बड़ा नाम था। उसकी स्पीच सुनकर लोगों में नया जोश आ जाता था। हॉवर्ड हमेशा से कहता था कि प्यार, वक्त और मौत, ये तीनों चीजें हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ती है। We long for love. We wish we had more time. And we fear death. लेकिन एक दिन उसकी सिर्फ 6 साल की बेटी की मौत हो जाती है और उस दिन से हॉवर्ड की पूरी जिंदगी बदल जाती है। जो आदमी पहले हमेशा हंसता रहता था अब बिल्कुल चुप हो जाता है। न उसे काम में दिल लगता है, न ही किसी से बात करने का मन करता है। ऑफिस में भी वो बस चुपचाप डोमिनोज लगाकर अपना वक्त गुजारता रहता है। उसकी बीवी भी इतना दर्द और तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिर में हॉवर्ड को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हॉवर्ड सबसे रिश्ता तोड़ देता है। वो बस अपनी बेटी के गम में अकेले जीने लगता है। अब उसके दिल की बात सिर्फ 3 लेटर्स में निकलती है। वो लेटर्स लव, टाइम और डेथ के नाम लिखता है। ये सिर्फ लेटर्स नहीं होते, हॉवर्ड अपना सारा दर्द उनमें लिखता है। वो बार बार पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हॉवर्ड का टूटना सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके बनाए हुए एडवर्टाइजिंग एजेंसी को भी नीचे ले जाता है। बड़े क्लाइंट्स कंपनी छोड़ने लगते हैं और कंपनी बंद होने के करीब पहुंचती है। खुशकिस्मती से एक कंपनी हॉवर्ड की एजेंसी खरीदने के लिए तैयार होती है और वो कंपनी असली मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा प्राइस देने को भी तैयार होती है। हॉवर्ड के पार्टनर्स विट, क्लेयर और साइमन के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। अगर डील हो जाती तो सबको बहुत ज्यादा पैसे मिलते, लेकिन हॉवर्ड बिना किसी वजह के जिद पर आ जाता है। वो कंपनी बेचने वाले पेपर्स पर साइन करने से मना कर देता है। हॉवर्ड की ये जिद उसके तीनों पार्टनर्स को बहुत गुस्सा दिलाती है। वो इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आखिर में तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि हॉवर्ड का दिमाग ठीक नहीं है और वो कंपनी चलाने के लायक नहीं रहा। अगर वो ये साबित कर दे तो वो हॉवर्ड की मर्जी के बिना कंपनी बेच सकते थे और अपना मकसद पूरा कर सकते थे। जब दोस्ती के बीच पैसा आ जाता है तब इंसान की असली फितरत सामने आती है। तीनों एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर हॉवर्ड के लिखे हुए लेटर्स हासिल कर लेता है। उन लेटर्स में हॉवर्ड का पूरा दर्द और मायूसी भरी होती है, लेकिन सिर्फ ये उलझी हुई बातें ये साबित करने के लिए काफी नहीं होती कि हॉवर्ड पागल हो गया है। हॉवर्ड रोज लव, टाइम और डेथ को लेटर्स लिखता था, इसलिए तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक्टर्स हायर करेंगे जो लव, टाइम और डेथ बनकर हॉवर्ड के सामने आएंगे और उससे यकीन दिलाएंगे कि ये तीनों सच में मौजूद है। वो एक छोटे और परेशान थिएटर ग्रुप को ढूंढते हैं और उस ग्रुप के 3 एक्टर्स को हायर करते हैं। एक एक्टर लव बनेगा, एक टाइम और एक डेथ। प्लान ये होता है कि ये तीनों हॉवर्ड की जिंदगी में अचानक सामने आएंगे। वो कहेंगे कि उन्हें हॉवर्ड के लेटर्स मिले हैं और फिर उससे बात करना शुरू करेंगे। उनका मकसद हॉवर्ड को और ज्यादा परेशान करना था। वो चाहते थे कि हॉवर्ड और अजीब बिहेव करे, गुस्से में आए और अपना कंट्रोल खो दे। फिर वो ये सब कैमरास में रिकॉर्ड करके साबित कर सकते थे कि हॉवर्ड का दिमाग ठीक नहीं है। So you want us to manipulate this guy's pain so that what? You make a lot of money. No. We love this man. And he's not just a boss, he's a friend. Great. When do we get paid? उधर हॉवर्ड खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वो अक्सर एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप के रूम के बाहर खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहता। रूम के अंदर सब लोग किसी अपने को खोने का दर्द शेयर करते हैं, लेकिन हॉवर्ड में दरवाजा खोलकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन हॉवर्ड डॉग पार्क में बेंच पर अकेला बैठा होता है। तब ब्रिगेड, जो डेथ का रोल कर रही होती है, धीरे धीरे उसके पास आती है। वो हॉवर्ड के लेटर की बातें उसके सामने बोलती है, फिर सीधा कहती है, मैं वही डेथ हूँ जिसे तुमने लेटर लिखा था। हॉवर्ड ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसने कभी सोचा था कि जिसे वो सिर्फ लेटर लिखता है वो इंसान की शक्ल में उसके सामने आ जाएगी। वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। ब्रिगेड उसके पीछे चलती रहती है। वो लगातार हॉवर्ड को समझाती है कि डेथ को वो किस तरह देखती है। उसकी बातें सुनकर हॉवर्ड और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो सच में बीमार हो गया है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। ब्रिगेड वापस जाकर साइमन को बताती है कि हॉवर्ड कांप रहा था और अब वो धीरे धीरे उसकी बात पर यकीन करने लगा है। बात करते वक्त साइमन गलती से अपना एक बहुत बड़ा राज बता देता है। ये राज वो कई सालों
सालों से सबसे छुपा रहा था। साइमन की बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अपनी फैमिली को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब साइमन सिर्फ 16 साल का था तब उसे मल्टीपल मिलोमा नाम की सीरियस बीमारी हुई। वो तब से चुपचाप इस बीमारी से लड़ रहा था, लेकिन उसके बेटे के पैदा होने से 2 हफ्ते पहले उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। साइमन सबसे अच्छी तरह जानता था कि एक दिन हर इंसान को मौत का सामना करना पड़ता है। मौत से कोई नहीं बच सकता। वो अपनी जिंदगी बढ़ा नहीं सकता था, इसलिए अब वो सिर्फ इतना चाहता था कि मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे छोड़ जाए। साइमन हमेशा मौत से डरता रहा। उसे ये डर भी था कि उसके बाद उसकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। इस वजह से उसने सच से भागना चुना, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाया कि उसकी फैमिली को सबसे ज्यादा उसके राज की नहीं बल्कि उसके हिम्मत और जिम्मेदारी की जरूरत थी। उसी रात हॉवर्ड आखिरकार हिम्मत करके ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर हॉवर्ड को एहसास होता है कि सिर्फ उसी की जिंदगी में दर्द नहीं है, वहाँ बैठे हर इंसान ने कोई न कोई अपना खोया है और सब एक दूसरे का दर्द समझते हैं। लेकिन जब ग्रुप की लीडर मैडेलिन हॉवर्ड से उसकी बेटी का नाम पूछती है तो हॉवर्ड पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी बेटी का नाम भी नहीं बोल पाता और सच का सामना करने से बचने लगता है। मैडेलिन समझ जाती है कि हॉवर्ड कितने गहरे दर्द में है। वो उसके पीछे बाहर आती है और प्यार से समझाती है कि अब उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर मैडेलिन हॉवर्ड को अपनी कहानी सुनाती है। My daughter's name was Olivia. She died of a rare form of brain cancer known as glioblastoma multiforme, or GBM for short. She was 6 years old. What was your daughter's name, Howard? वो बताती है कि उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा दर्द देखा है, लेकिन हॉवर्ड इतने सालों से अपने दर्द दिल के अंदर दबाकर जी रहा था और अपनी बेटी को इतना याद करता था कि अब उसके लिए उस दर्द से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसी बीच हॉवर्ड ऑफिस में फिर से बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है। तब राफी, जो टाइम का रोल कर रहा होता है, उसके ऑफिस में आ जाता है, जैसे वो पहले से हॉवर्ड का इंतजार कर रहा हो। राफी हॉवर्ड का टाइम के नाम लिखा हुआ लेटर निकालता है। उस लेटर में हॉवर्ड ने वक्त को बहुत बुरा भला कहा होता है। हॉवर्ड लिखता है कि लोग कहते हैं वक्त हर दर्द को भर देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वही वक्त हर खूबसूरत चीज को धीरे धीरे खत्म भी कर देता है, सब कुछ पुराना कर देता है। हॉवर्ड कहता है कि उसके लिए वक्त एक चोर है जिसने उसकी बेटी को उससे छीन लिया और एक जल्लाद है जो धीरे धीरे हर चीज को खत्म कर देता है। लेकिन हॉवर्ड एक बात भूल जाता है, वक्त सबके साथ बराबर रहता है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। राफी तुरंत हॉवर्ड की बात का जवाब देता है। वो कहता है, तुमने कभी वक्त को समझने की कोशिश ही नहीं की, तुम बस उस चीज का दुख मना रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन जो वक्त अभी भी तुम्हारे पास है उसकी कोई कदर नहीं करते। I'm abundant. I'm a gift. Even while you're standing here talking shit, I'm gifting you. And you're wasting it. On what? And what is this? Huh? You know, I should be the one that's writing angry letters. ये बात सुनकर हॉवर्ड बिल्कुल चुप हो जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल की सच्चाई उसके सामने रख दी हो। लेकिन फिर भी वो अपने दर्द से बाहर नहीं निकल पाता। बाद में क्लेयर राफी से मिलती है। वो पूछती है कि हॉवर्ड ने क्या रिएक्शन दिया, लेकिन राफी जवाब देने की जगह कहता है, वक्त सिर्फ एक लगातार चलने वाला एहसास है। फिर पता चलता है कि जब राफी पहली बार क्लेयर से मिला था तब उसे समझ आ गया था क्लेयर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू माँ बनने की कोशिश कर रही है। दुनिया क्लेयर को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वूमन मानती है, लेकिन अब उसकी उम्र 40 साल के पास हो चुकी है। शादी और बच्चे होने का सही वक्त निकलता जा रहा है। क्लेयर दिल से माँ बनना चाहती है, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उसी रात हॉवर्ड एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। तब एमी, जो लव का रोल कर रही होती है, आकर उसके सामने बैठ जाती है। हॉवर्ड अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके चले जाने के बाद अब उसे लव किसी खूबसूरत चीज की जगह एक डरावना दुश्मन लगता है। लेकिन एमी की आंखों में भी गहरा दर्द छुपा होता है, जैसे उसने भी जिंदगी में बहुत कुछ खोया हो। हॉवर्ड बस एमी को देखता रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, ये लड़की कौन We है? don't get to choose who we love or who loves us back. If you can accept that, then maybe, I don't know, but maybe you get to live again. वो पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है, लेकिन अपनी बेटी को खोने का दर्द इतना गहरा था कि हॉवर्ड के लिए उस सब को भूलकर आगे बढ़ना बिल्कुल आसान नहीं था। बाद में एमी विट के पास जाती है। वो कहती है, मुझसे ये एक्टिंग नहीं हो रही है, मुझे लगता है हॉवर्ड कभी मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा, मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन विट उसे डांटता नहीं, वो बस कहता है, तुम ये कर सकती हो, बस थोड़ा और कोशिश करो। बाहर से विट बिल्कुल शांत दिख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी अपनी जिंदगी भी पूरी तरह उलझी हुई होती है। पैसा और नाम कमाने के चक्कर में विट उन लोगों से ही दूर हो गया था जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थे। सालों तक अपनी बेटी पर ध्यान न देने की वजह से अब उसका अपनी बेटी के साथ रिश्ता टूट चुका था। दोनों के बीच बहुत दूरी आ गई थी। उसने अपनी शादी को भी कभी सीरियसली नहीं लिया और आखिर में उसका पूरा परिवार टूट गया। थोड़ी देर बाद सब लोग थिएटर में दोबारा मिलते हैं। अब वो अपने प्लान का अगला हिस्सा डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं, हॉवर्ड पहले ही उलझन में है, अब हमें उसे सबके सामने अपना कंट्रोल खोते हुए दिखाना होगा ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन एमी तुरंत
तुरंत मना कर देती है। वो कहती है ये बहुत गलत है, हम उसके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। एमी सबको याद दिलाता है कि एक वक्त था जब हॉवर्ड ने उन सबको संभाला था, उसने ही उन्हें बिजनेस में काम करना सिखाया था और जब कंपनी सक्सेसफुल हुई तो उसने अपनी मर्जी से उन सबको कंपनी के शेयर्स भी दिए थे। और आज जब हॉवर्ड सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तब उसकी मदद करने की जगह वो लोग उसका और फायदा उठा रहे हैं और उसे जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी छीनना चाहते हैं। एमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर चली जाती है। उसी वक्त हॉवर्ड की हालत और खराब होती जा रही होती है, इसलिए वो हिम्मत करके मैडलिन से मिलने जाता है और पहली बार अपना डर और अपना दर्द खुलकर बताता है। हॉवर्ड कहता है कि अब उसे लगने लगा है शायद दुख की वजह से उसे वहम होने लगे हैं। जो लोग उसे मिल रहे हैं हो सकता है वो सच में हो ही ना। बातों ही बातों में दोनों को पता चलता है कि दोनों की जिंदगी में एक ही दर्द है। दोनों ने अपना बच्चा खोया है और दोनों का तलाक भी इसी दर्द की वजह से हुआ था। अपने बच्चे को खोने के बाद दोनों ने प्यार पर भरोसा करना छोड़ दिया था और अपनी पुरानी यादों से बचने के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। लेकिन मैडलिन हॉवर्ड से कहती है हम अलग जरूर हो गए लेकिन हमने एक दूसरे से प्यार करना कभी बंद नहीं किया। ये कहते हुए मैडलिन एक लेटर निकालती है। ये लेटर उसके एक्स हस्बैंड ने तलाक वाले दिन उसके लिए छोड़ा था। ये पढ़कर हॉवर्ड का दिल भर जाता है और वो पहली बार बिना कुछ छुपाए अपने दिल की सारी बात मैडलिन को बता देता है। हॉवर्ड दिल की सारी बात बता देता है लेकिन उसके सारे सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। उसका दर्द अब भी वैसे का वैसा ही रहता है। मैडलिन ने अपने दर्द को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। उसने उस सच को मान लिया और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चुना। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। तूफान से गुजरे बिना इंद्रधनुष नहीं निकलता और दुख देखे बिना इंसान वक्त की असली कीमत नहीं समझ सकता। लेकिन हॉवर्ड अभी तक अपने दर्द का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। उधर विट हार मानने को तैयार नहीं होता। वो दोबारा एमी के पास जाता है। इस बार वो पहले से 5 गुना ज्यादा पैसे देने की ऑफर करता है ताकि एमी फिर से लव का रोल करे। लेकिन एमी फिर भी मना कर देती है। वो कहती है उसके लिए प्यार का मतलब है किसी को उसकी कमी के साथ अपनाना, अपना दिल खोलना और हिम्मत करके रिस्क लेना। लेकिन विट के लिए प्यार सिर्फ एक सौदा बन चुका है जिसे वो पैसे कमाना चाहता है। एमी साफ कह देती है मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगी जब तुम अपना घमंड छोड़कर सच्चे दिल से अपनी बेटी का प्यार वापस जीतने की कोशिश करोगे। उस दिन राफी जानबूझकर हॉवर्ड का रास्ता रोक लेता है। जैसे ही हॉवर्ड घर जा रहा होता है राफी उसे लगातार बातें करता रहता है और उसके दिल के पुराने जख्म दोबारा खोल देता है। हॉवर्ड इतने दिनों से अपना गुस्सा दबाकर बैठा था। अब वो अचानक फट पड़ता है और जोर जोर से चिल्लाकर टाइम को दोष देता है। वो कहता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना सब कहने के बाद हॉवर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और दर्द ही बचा होता है। हॉवर्ड का ये पूरा सीन विट के भेजे हुए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने चुपके से कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया होता है। वो कहता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना सब कहने के बाद हॉवर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और दर्द ही बचा होता है। हॉवर्ड टूट चुका होता है। वो मेट्रो स्टेशन पर खड़ा लोगों को भागते हुए देखता रहता है। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी के लिए भाग रहा होता है और हॉवर्ड खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तभी ब्रिगेड दोबारा उसके सामने आ जाती है। हॉवर्ड अब उसे देखकर परेशान हो चुका था लेकिन इस बार ब्रिगेड उसे डांटी नहीं। वो अपनी जिंदगी के तजुर्बे से उसे प्यार से समझाती है कि मौत का असली मतलब क्या होता है। ब्रिगेड कहती है मौत जिंदगी का अंत नहीं होती, वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर मौत न होती तो जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं होती और मौत ही हमें याद दिलाती है कि हर पल कितना जरूरी है। लेकिन हॉवर्ड उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता। उसे लगता है ये सब बस किताबी बातें हैं जिनका उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं है। हॉवर्ड कहता है जिसने मेरा दर्द नहीं झेला उसे मुझे समझाने का कोई हक नहीं है। कोई भी मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। जिंदगी में जो छोटी छोटी खूबसूरत चीजें दर्द के बीच छुपी होती हैं उन्हें कोई दूसरा इंसान हमें दिखा नहीं सकता। उन्हें हमें खुद ही महसूस करना पड़ता है। जैसे ही हॉवर्ड मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है एमी उसे आवाज देती है। इतनी सारी बातों और झटकों के बाद हॉवर्ड का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका होता है। दिल का दर्द अब भी होता है लेकिन वो पहले जितना बेचैन नहीं लगता। एमी फिर से हॉवर्ड से प्यार के बारे में बात करती है। वो कहती है चाहे प्यार कितना भी दर्द दे फिर भी जीने की वजह वही होता है। वो समझती है कि इंसान की पूरी जिंदगी उन एहसासों से बनी होती है जो प्यार हमें महसूस करवाता है। लेकिन हॉवर्ड पूरी तरह टूट चुका होता है। एक वक्त था जब उसे भी लगता था कि प्यार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और अपनी बेटी की मुस्कान में ही उसे दुनिया की हर खुशी नजर आती थी। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ इतना बुरा किया कि उसका प्यार पर से पूरा भरोसा ही उठ गया। No. I'm in all of it. I'm the darkness and the light. I'm the sunshine and the storm. Yes, you're right. I was there in her laugh. But I'm also here now in your pain. I am the only why. Don't try and live without me, Howard. Please don't.
एमी की बातें हॉवर्ड के दिल को छू जाती है, जैसे किसी ने उसके दिल के पुराने जख्म दोबारा खोल दिए। वो जितना दर्द छुपा रहा था सब दोबारा भर आने लगता है। लेकिन हॉवर्ड इतना टूट चुका होता है कि अब उसे किसी भी बात से सुकून या खुशी महसूस नहीं होती। इधर कंपनी बेचने का वक्त भी करीब आ जाता है। हॉवर्ड अब भी साइन करने से मना कर देता है। मजबूर होकर उसके पार्टनर्स अपना आखिरी प्लान चला देते हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में वो एडिटेड वीडियो सबके सामने बड़े स्क्रीन पर चला देते हैं। वीडियो में हॉवर्ड अकेला खड़ा हवा में बातें करता और जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। बोर्ड के सब लोग हॉवर्ड से सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन हॉवर्ड कुछ समझ ही नहीं पाता। वो अटक अटक कर बोलता है। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और बेबसी दिख रही होती है। इसी पल हॉवर्ड को भी लगने लगता है कि लव, टाइम और डेथ सिर्फ उसके दिमाग का वहम थे, वो कभी सच में थे ही नहीं। क्लेयर से हॉवर्ड की ये हालत देखी नहीं जाती। वो सबके सामने पूरा सच बता देती है। क्लेयर मान लेती है कि ये सब उसका, साइमन का और विट का मिलकर बनाया हुआ प्लान था। वो कहती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस प्लान से हॉवर्ड को इतनी तकलीफ होगी। वो मानती है कि अपने फायदे के लिए उन्होंने हॉवर्ड के दर्द को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। सबको लगता है कि हॉवर्ड बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि हॉवर्ड बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। Claire, you dedicated your entire life to this agency. You made us your family, and you could have been starting your own, covering for me. You've done your best to hide it from everyone, but I know your history. I promise you, as long as I am here, your family will be cared for. Thank you. Best friend I've ever had. But I'm disappointed in you, man. I mean, not for this. No. Not for this. You don't need her permission to be her father. Now listen's the best thing you got happening. असल में हॉवर्ड को पहले ही सब समझ आ चुका होता है। हॉवर्ड उन तीनों का शुक्रिया करता है। वो कहता है कि कंपनी को अब आगे बढ़ना चाहिए और आखिरकार वो कंपनी बेचने के पेपर्स पर साइन करने का फैसला कर लेता है। हॉवर्ड काफी देर तक उन पेपर्स को चुपचाप देखता रहता है, जैसे उसके लिए साइन करना बहुत मुश्किल हो, लेकिन आखिर में वो साइन कर लेता है। What was that second piece of paper? Howard put some of his ownership into a trust in his daughter's name. It's just a legal certificate saying she's no longer with us. तब जाकर विट, क्लेयर और साइमन को समझ आता है कि हॉवर्ड इतने दिनों से साइन क्यों नहीं कर रहा था। हॉवर्ड ने अपनी कंपनी शेयर्स का एक ट्रस्ट फंड बनाया था और उस ट्रस्ट का नाम उसकी बेटी के नाम पर रखा था। इसलिए अगर वो कंपनी बेच देता तो इसका मतलब होता कि वो ये मान रहा है कि उसकी बेटी सच में हमेशा के लिए चली गई है। हॉवर्ड कंपनी को छोड़ने से नहीं डर रहा था, वो तो बस अपनी बेटी की आखिरी याद को छोड़ नहीं पा रहा था। बाद में साइमन अपनी बीवी को अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है। वो फैसला करता है कि अब जो भी वक्त उसके पास बचा है वो अपनी फैमिली के साथ ईमानदारी से बिताएगा और जितनी कमियां रह गई है उन्हें पूरा करने की कोशिश करेगा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में साइमन डर और मायूसी में जीने की जगह हिम्मत के साथ जीना चुनती है। वो प्यार के साथ और बिना किसी पछतावे के दुनिया को अलविदा कहना चाहता है। क्लेयर को भी धीरे धीरे वक्त की असली कीमत समझ आ जाती है। अब वो अपनी उम्र से भागना बंद कर देती है और जिस जिंदगी की वो सच में ख्वाहिश रखती थी उसे जीने की हिम्मत करती है। अब क्लेयर सिर्फ सपने नहीं देखती, वो उन्हें पूरा करने के लिए खुद कदम बढ़ाती है। उधर विट भी अपना लालच और अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें छोड़ देता है। वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसके साथ अपना रिश्ता फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ सिर्फ पैसा कमाना नहीं होती, असली समझ ये होती है कि सही फैसला कैसे लिया जाए और अपने आसपास के लोगों के प्यार और रिश्ते की कदर कैसी की जाए। क्रिसमस की रात हॉवर्ड मैडलिन के घर का दरवाजा खटखटाता है। मैडलिन उसे बहुत प्यार और अपनापन के साथ अंदर बुलाती है। फिर वो हॉवर्ड को वही लेटर देती है जो उसके एक्स हस्बैंड ने तलाक वाले दिन उसके लिए छोड़ा था। जैसे ही हॉवर्ड अपनी बेटी की बात करता है उसके दिल का पुराना दर्द फिर से जाग उठता है। उसकी आंखें भर आती हैं। तब मैडलिन एक वीडियो चलाती है। ये वीडियो उनकी बेटी का होता है जो उसकी मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में हॉवर्ड अपनी बेटी के साथ मुस्कुरा रहा होता है। उसकी छोटी सी बेटी भी हंसती हुई बार बार कहती है, पापा मुझे आपकी बहुत याद आती है। What was her name? Olivia. It was Olivia. How did she die? She had a rare form of cancer called glioblastoma multiforme. She was only 6 years old. She went to GBM for short.
ये वीडियो देखते ही हॉवर्ड की सारी हिम्मत टूट जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो फूट फूट रो पड़ता है। तब पता चलता है कि मैडलिन कोई और नहीं हॉवर्ड की एक्स वाइफ ही है। बेटी की मौत के बाद दोनों उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, दोनों ने एक दूसरे को ही उस दर्द का जिम्मेदार मान लिया और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए। आखिर में दोनों अलग हो गए, लेकिन दिल से कभी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए। हॉवर्ड के डोमिनस गिरना किसी चीज का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने जो दर्द सहा वो उनकी जंजीर नहीं बना, बल्कि उन्हें और मजबूत बना गया। आखिर में हॉवर्ड और मैडलिन ब्रुकलिन बीच पर एक साथ चल रहे होते हैं। धूप उन दोनों पर पड़ रही होती है और दोनों के चेहरे पर सुकून दिख रहा होता है। ब्रिज पर दूर खड़े एमी, रैफी और ब्रिगेड चुपचाप उन दोनों को देखते हैं और बिना कुछ कहे भीड़ में कहीं खो जाते हैं। हॉवर्ड के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। वो ये मुस्कान नहीं थी जो दर्द को भूलने के बाद आती है, बल्कि वो सुकून था जो दर्द को अपना लेने के बाद मिलता है। फिल्म का नाम कोलैटरल ब्यूटी भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। जब जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आती है, सब कुछ टूट जाता है और हम गहरे दर्द में डूब जाते हैं, तब भी उस दर्द के बीच कुछ खूबसूरत चीजें छुपी होती हैं, जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाती हैं। ये वही छोटी छोटी खूबसूरतियां होती हैं जो दुख और पछतावे के बीच भी जिंदा रहती है। ये खूबसूरती टूटे हुए दिल में छुपी गर्माहट है, दर्द के बीच छुपी उम्मीद है और मायूसी के अंदर छुपा हुआ एक नया मौका है। फिल्म हमें ये सिखाती है कि हम सबको प्यार करना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए, मौत से इतना नहीं डरना चाहिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए। ना खुद को धोखा देना चाहिए, ना अपनी जिंदगी को, और ना ही इस दुनिया की खूबसूरती को। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।